बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं बशर हाशमी और आप देख रहे हैं एक्सपोज यूनिट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, फ़लस्तीन के मौजूदा हालात देखते हुए पता चलता है कि इसराइली अवाम को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि हमास इतनी शिद्दत के साथ जवाबी कार्रवाई करेगा। हमास की जवाबी कार्रवाई के बाद इसराइल में काफ़ी दहशत फैली हुई है और इस दहशत की बड़ी वजह यह बताई जाती है कि यहूदी दूसरों की जान लेने से तो गुरेज नहीं करते, लेकिन अपनी जान जाने से बहुत डरते हैं। यही बात कुरान की सूरह अल इमरान आयत नंबर 111 में भी बयान की गई है, जिसका मफहूम यह है कि अगर वो तुमसे लड़ेंगे तो पीठ फेर कर भाग जाएंगे। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसराइलियों के हक में बयान देते हुए कहा है कि इसराइल को अपनी दिफा का पूरा हक है। गूगल पर मौजूद ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक पूरी दुनिया में यहूदियों की कुल आबादी महज 1,47,00,000 है और इसमें से 67 लाख यहूदी इसराइल में रहते हैं, जबकि दूसरे नंबर पे यहूदी जिस मुल्क में सबसे ज़्यादा रहते हैं वो है अमेरिका, जहां 57 लाख यहूदी मौजूद हैं। यानी यहूदियों की बड़ी आबादी दो ही ममालिक में मौजूद है, जिनमें से एक खुद इसराइल है जबकि दूसरा मुल्क अमेरिका है। अब आप यकीनन समझ ही गए होंगे कि क्यों अमेरिका इसराइल के हर गलत अमल की हमायत करता है, क्योंकि दुनिया के 1,47,00,000 यहूदियों में से 1,24,00,000 इन्हीं दोनों ममालिक में रहते हैं। दोस्तों, इस वक्त इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का नाम नेतन्याहू है। ये इसराइल का वो लीडर है जिस पर करप्शन के कई चार्जेस मौजूद हैं और इसका सियासी कैरियर ख़त्म ही होने वाला है, क्योंकि इलेक्शन में उसे एक बड़ी टक्कर मिलने वाली है। फिर अपनी सियासत को बचाने के लिए उसने एक शैतानी चाल चली। उसने फ़लस्तीन और इसराइल के मसले को हवा दी और शेख जर्रा के इलाके पे कब्जा करने का सोचा। उसे पता था कि इस अमल से उसे सेहूनी यहूदियों की मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी, जिससे उसका सियासी कैरियर भी महफूज हो जाएगा। लेकिन उसने ये हरगिज़ नहीं सोचा था कि इस अमल की वजह से उसे हमास की तरफ से इस कदर शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। इसराइल ने अपनी जदीद टेक्नोलॉजी और ख़ास तौर पे आयरन डोम के बलबूते पर इतना बड़ा पंगा तो ले लिया, लेकिन अब ये पंगा उन पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि हमास ने इस आयरन डोम का तोड़ निकाल लिया है, जो कि इसराइल के लिए परेशानी का बायस बन चुका है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर ये आयरन डोम है क्या चीज़। दोस्तों, ये एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसे आयरन डोम के नाम से जाना जाता है। आयरन डोम 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है और इन तीनों हिस्सों को मिलाकर बैटरी कहा जाता है। इस बैटरी का पहला हिस्सा RDU यानी रडार डिटेक्शन यूनिट कहलाता है, जो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, मिसाइल या रॉकेट मुल्क की हदूद में दाखिल होने से कई किलोमीटर पहले ही डिटेक्ट करके सिस्टम को उसकी निशानदेही कर देता है। बैटरी का दूसरा हिस्सा BMC यानी बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यूनिट कहलाता है। ये यूनिट आने वाले मुमकिन खतरे से निपटने की स्ट्रेटजी बनाता है और फौरी तौर पे सिग्नल्स जनरेट करके तमाम यूनिट्स को इंफॉर्मेशन देता है। बैटरी का तीसरा और आखिरी हिस्सा MFU यानी मिसाइल फायरिंग यूनिट कहलाता है। ये यूनिट सिग्नल्स मिलते ही मिसाइल फायर कर देता है और ये मिसाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मुल्क की तरफ आने वाले मिसाइल या रॉकेट का ताक़ुब करके उसे मुल्क की फ़िज़ाई हदूद से बाहरी तबाह कर देता है। इस जदीद तरीन और ऑटोमेटिक डिफेंस सिस्टम की एक बैटरी यूनिट पर लगभग $50 मिलियन की लागत आती है। आयरन डोम में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल बिट और मोशन डिटेक्टर सेंसर्स के साथ साथ मेटल डिटेक्टर्स और फिजा में अपना रुख तब्दील करने की सलाहियत के हामिल जदीद तरीन खुदकार मिसाइल मौजूद हैं। इस एक मिसाइल की कीमत 40,000 से 60,000 अमरीकी डॉलर बताई जाती है, जो कि पाकिस्तानी 60 लाख से 90 लाख रुपए बनती है। इसराइल ने 1 फरवरी 2021 को अपने मोस्ट अपडेटेड आयरन डोम के कामयाब तजर्बात किए थे, जिसका तोड़ इस वक्त हमास ने निकाल लिया है। इसराइली सरकार को लगता था कि उनका आयरन डोम एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो उन्हें किसी भी फिजाई हमले से बचा लेगा, क्योंकि इस सिस्टम का एक्यूरेसी रेट 90% है। यानी अगर इसराइल की फिजाई हदूद में 100 मिसाइल फायर किए जाएं तो ये सिस्टम उनमें से 90 मिसाइल को आसमान पे ही ख़त्म कर देगा। लेकिन हमास ने इसराइल का ये गरूर मट्टी में मिला दिया। हमास ने गालबन कसाम नामी मिसाइल से इसराइल पे हमला किया। इस कसाम नामी मिसाइल की कीमत तकरीबन 800 से 1,000 अमरीकी डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी 1,22,000 से 1,53,000 रुपये बनती है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हमास के इस एक मिसाइल को रोकने के लिए इसराइल अपने 60 लाख से 90 लाख रुपए लगा देते हैं, और कभी कभार हमास के एक मिसाइल को रोकने के लिए इसराइल को अपने 2 मिसाइल भी फायर करने पड़ते हैं। कहाँ 1,53,000 रुपये का हमास का एक मिसाइल और कहाँ उसके डिफेंस में 90 लाख रुपये का इसराइली मिसाइल। ये इतना बड़ा नुकसान है कि इसराइल के बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ हमास ने सिर्फ 1 या 2 मिसाइल फायर नहीं किए हैं,
بلکہ اب تک 1500 سے زائد میزائل اسرائیل پہ فائر کیے جا چکے ہیں۔ اتنے زیادہ میزائل اسرائیل کی حدود میں داخل ہونے کی وجہ سے اسرائیل کے آئرن ڈوم کا سیچوریٹڈ ریٹ ہٹ ہو گیا ہے اور اب وہ صحیح طریقے سے آپریٹ نہیں کر پا رہا ہے۔ اس طرح اسرائیل کو پیسوں کے نقصان کے ساتھ ساتھ حماس کے میزائلوں کے نتیجے میں ہونے والے زمینی نقصان کا بھی سامنا ہے۔ اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں عالمی وبا پھیلی ہوئی ہے اور اس عالمی وبا کی وجہ سے پہلے ہی دنیا کے تمام ممالک کی معیشت کو نقصان کا سامنا ہے۔ اس تمام صورتحال میں نتن یاہو کا یہ غلط فیصلہ اسرائیلی سیاست میں کلیش کا باعث بن چکا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنی سیاست بچانے کے لیے فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے کو ہوا دی تھی اور شیخ جرہ کے علاقے پہ قبضہ کرنے کا سوچا تھا، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا یہ فیصلہ اسرائیل پہ بھاری پڑ چکا ہے۔ اس فیصلے کے بعد اسرائیل کے دیگر سیاستدانوں نے بھی نتن یاہو پہ تنقید کرنا شروع کر دی ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے اسرائیل کو شدید نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، جبکہ حماس کے شیردل مسلمان اپنی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو اسرائیلی وزیر اعظم نے وہاں پہ وہی چال چلی ہے جو یہاں ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں نریندر مودی نے چلی تھی۔ وہاں پہ نتن یاہو نے اپنی سیاست بچانے کے لیے فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے کو ہوا دی ہے، جبکہ یہاں پہ مودی نے اپنی سیاست بچانے کے لیے ہندو مسلم فسادات کروائے اور مسلمانوں پہ ظلم و ستم کی خونی داستان رقم کی۔ دوستو، کل ملا کے بات یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم یعنی آئرن ڈوم، جس پہ صہیونی یہودیوں کو بڑا فخر تھا، مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے اور اسرائیل اس وقت مدد کی غرض سے اپنے قریبی دوستوں کا منہ دیکھ رہا ہے، جبکہ اس کے قریبی دوستوں میں سے ایک بھارت نے اسرائیل کی مدد کرنے سے واضح طور پہ انکار کر دیا ہے اور ایک سیاسی بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس دونوں کو یہ جنگ روک دینی چاہیے، جبکہ دوسری طرف کئی امریکی سیاستدان بھی فلسطین کے حق میں بات کرنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن فی الحال امریکہ کی طرف سے جنگ بندی کا کوئی واضح پیغام جاری نہیں کیا گیا ہے۔ یہ تمام صورتحال دیکھتے ہوئے نظر آتا ہے کہ اسرائیل بری طرح شکست کھا چکا ہے اور یہ واضح ہو چکا ہے کہ جنگ کسی ہتھیار سے نہیں بلکہ جذبہ ایمانی سے لڑی جاتی ہے اور غیرت سے جیتی جاتی ہے، اور جب غیرت فوت ہو جائے تو ہتھیار صرف رقص کرنے کے ہی کام آتے ہیں۔ اب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور واٹس ایپ اور فیس بک پہ ہر جگہ شیئر بھی کر دیں۔ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر لیں کیونکہ وہاں میں زیادہ ایکٹیو رہتا ہوں اور چینل سے ریلیٹڈ تمام اپڈیٹس بھی دیتا رہتا ہوں۔ آخر میں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔